क्लियरली ले डाउन है कि डिसेबिलिटी पेंशन एज वेल एज सर्विस कंपोनेंट ऑफ द पेंशन इज टैक्स फ्री फॉर द आर्म फोर्सेस पर्सनल। सर, इसमें एलिजिबिलिटी का फ्रेमवर्क क्या है? देखो, इसका क्लियर फ्रेमवर्क है। पहले तो इसके ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट हैं। आप मुझे कंपेयर कर रहे हो सिविल जॉब से, तो गलत है। मैं डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स हुई है, अगर आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है तो आप भी बच नहीं पाएंगे, इम्पैक्ट होंगे और बुरी तरह इम्पैक्ट होंगे। सर, डिसेबिलिटी पेंशन किस किस कंडीशन में मिलता है? ये केवल उन केसेस में मिलता है, द केसेस विच आर आज आपने आपके डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स किया है, कल हो सकता है जो आपको रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ जाए। Finvision. Yes. Decision. जय हिंद दोस्तों, फिनविजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर साल यूनियन बजट निकलता है और हम सिर्फ टैक्स स्लैब, कौन सी चीजें महंगी हो रही है और कौन सी चीजें सस्ती हो रही है, उस पर ध्यान देते हैं। बजट के माहौल में एक ऐसी चर्चा शुरू हुई है जिसने आर्म फोर्सेस, जो हमारे देश के रक्षक हैं, उनके बीच में एक बेचैनी पैदा कर दी है। हम बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी पेंशन की। वो पैसा जो देश के सोल्जर्स को देश की रक्षा करते वक्त फिजिकली और मेंटली चोट का शिकार हुए हैं, उनको ये पेंशन मिलती है। अब सवाल ये आता है कि डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं? क्या ये कंपनसेशन है या फाइनेंशियल बेनिफिट? तो इससे जुड़े कुछ सवाल हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में कर्नल संदीप महलवार के साथ, जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ साथ एक आर्मी वेटरन भी है। जय हिंद सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद अमिता। यस, ये सवाल इम्पोर्टेंट है और ये सवाल केवल पैसों का नहीं है, ये एक सोल्जर की सेक्रीफाइस, उसके सम्मान का, उसके साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट का है कि जब वो एनरोल हुआ था, जिस टाइम पे उसने सर्विस किया, जिस कंडीशन में सर्विस किया, उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था गवर्नमेंट के और सोल्जर के बीच में। वो ये उस कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, आइए डिस्कस करते हैं। ये इसमें क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, किस किस को मिलता है और ये इसमें टैक्स लगने से क्या नुकसान हो सकता है। सर, डिसेबिलिटी पेंशन एग्जैक्टली क्या होता है और अब ये नेशनल डिबेट का सब्जेक्ट क्यों बन गया है? देखो, फौज में जवान होते हैं, काम कर रहे होते हैं, रिस्की एनवायरनमेंट में काम करते हैं, रिस्की काम होता है, हर टाइम अपनी लाइफ में रिस्क लेते हैं, तो उनको कहीं पे चोट लग जाती है या वो हार्म्ड हो जाते हैं, तो डिसेबल्ड हो जाते हैं, तो उनको गवर्नमेंट कंपनसेट करने के लिए डिसेबिलिटी पेंशन देता है, जो डिफाइन होता है आपकी कितनी पे है, जो आपकी कितनी रिटायरिंग पेंशन है, उसके हिसाब से, उसके प्रोपोर्शन में, डिपेंडिंग ऑन द डिसेबिलिटी दैट यू हैव गॉट, उसके हिसाब से आपको प्रोपोर्शन में डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है। ये आज तक रूल ये था कि जिस सोल्जर को डिसेबिलिटी पेंशन मिलता था, पहले तो ये मिलता था कम से कम 20% डिसेबल्ड हो, उससे ज़्यादा हो तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। अगर आप डिसेबल्ड हो 20% से ज़्यादा तो डिसेबिलिटी पेंशन जैसे ही आपको मिलना शुरू होता है, आपकी डिसेबिलिटी पेंशन एज वेल एज जो आपकी रिटायरिंग पेंशन है, टोटल पेंशन टैक्स फ्री हो जाता था। तो अभी गवर्नमेंट ने इस बजट में रूल पास किया है कि अब से जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता था वो इस पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, मीनिंग कि आपको जो सोल्जर्स डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं उनकी डिसेबिलिटी पेंशन एज वेल एज जो सर्विस कंपोनेंट ऑफ द पेंशन है, दोनों टैक्सेबल होगा। तो ये गवर्नमेंट ने रूल प्रपोज किया है, जिसकी वजह से जवानों को और सभी आर्म फोर्सेस वालों को काफ़ी नुकसान होने वाला है उनकी टेक होम पेंशन में। सर, क्या डिसेबिलिटी पेंशन रीसेंट पॉलिसी है या पहले से चली आ रही है? देखो, ये कोई नया स्कीम नहीं है, नई पॉलिसी नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन सदा से मिलती आई है। अगर इसका ओरिजिन देखें तो कम से कम 100-150 साल पहले का है। जब इंडियन इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को 1947 में, इंडियन आर्म फोर्सेस ने वैसे का वैसे ही ये सोल्जर्स को पास करना शुरू किया। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी मिलता था और वो जारी रहा। ये इससे पहले भी कॉन्टेस्ट हो चुका है, इस पे कोर्ट के रूल्स भी आ चुके हैं, जिसमें क्लियरली ले डाउन है कि डिसेबिलिटी पेंशन एज वेल एज सर्विस कंपोनेंट ऑफ द पेंशन इज टैक्स फ्री फॉर द आर्म फोर्सेस पर्सनल, दोज हु हैव सर्व्ड इन आर्म फोर्सेस एंड दोज हु हैव रिटायर्ड, उनके लिए टैक्स फ्री रहा है, ये सदा से ही रहा है। और ये कोई इंडिया के लिए स्पेशल भी नहीं है, वर्ल्ड वाइड भी यही पॉलिसी है कि जिसको भी मिलता है वो टैक्स फ्री होता है।
इन आर्म फोर्सेस पार्लेंस। सर, इसमें एलिजिबिलिटी का फ्रेमवर्क क्या है? क्या ये सिर्फ आर्म फोर्सेस को ही मिलता है या बाकी सर्विस को भी मिलता है? यस, देखो इसका क्लियर फ्रेमवर्क है। पहले तो इसके ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट हैं। दैट इज, अगर आप डिसेबल्ड हुए हो तो आप सर्विस कंडीशंस की वजह से डिसेबल्ड हो या सर्विस कंडीशंस ने एग्रीवेट किया है, तो वही आपको आपके लिए बेनिफिशियल है, उसी पे आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, इसके क्लियर लेड डाउन रूल्स हैं, क्या क्या इसमें बीमारियां आ सकती हैं, क्या क्या डिसेबिलिटीज आ सकती हैं, किस तरह की चोट आ सकती है, किस तरह की नहीं, किस तरह की कंडीशंस में, तो वो है। दूसरा, इसमें जो 3 सिंपल ब्रैकेट है कि अगर आपकी 0 to 20% डिसेबिलिटी है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। 20 to 50% एक ब्रैकेट है, उसमें आपको डिसेबिलिटी पेंशन स्टार्ट होता है, जो कि आपका रिटायरिंग पेंशन का 30% होता है। और 50 to 75% अगर आप डिसेबल्ड है तो उसको आपको 45% ऑफ दी रिटायरिंग पेंशन मिलता है, एंड 75% से ऊपर है तो आपको 60% ऑफ द रिटायरिंग पेंशन मिलता है। तो ये इसके फ्रेमवर्क है। अच्छा, दूसरा आपने पूछा क्या ये केवल आर्म फोर्सेस को मिलता है? नहीं, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को भी मिलता है और ये सिविल गवर्नमेंट सिविल जॉब्स में भी मिलता है। लेकिन सिविल जॉब्स में डिसेबिलिटी और आर्म फोर्सेस में डिसेबिलिटी टोटली ज़मीन आसमान का अंतर है। जब ये सिविल सर्वेंट को मिलता है, वहाँ पे मिलता है रिकॉग्निशन ऑफ देयर सर्विस टू द नेशन, तो वहाँ पे डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के केस में ये मिलता है ऐसे कंपनसेशन टू द रिस्क टेकन एंड द डिसेबिलिटीज दैट जो इंडिविजुअल को हुई है उसका कंपनसेशन मिलता है। तो ये सिविल और आर्म्ड फोर्सेस में टोटली डिफरेंट है, और इसलिए आर्म्ड फोर्सेस का सदा ही टैक्स फ्री रहा है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो है, जैसे CRPF हुई या BSF हुई, ITBP हुई, उनको भी ये मिलता है। तो क्योंकि ये सारी सर्विसेज इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस ये रिस्क वाली जॉब लेती हैं। सर, पहले डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स फ्री क्यों थी और अब गवर्नमेंट इस पे टैक्स क्यों लगा रही है? देखो, डिसेबिलिटी पेंशन जैसे मैंने बताया वो सदा से ही टैक्स फ्री रही है आर्म फोर्सेस के केस में, क्योंकि वो ऐसे कंपनसेशन होता है क्योंकि आपकी डिसेबिलिटीज हुई हैं, आप पूरी तरह से एक्सपोज नहीं हो, जब आप रिटायर हो रहे हो उसके बाद आपका सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है, आपके सर्वाइवल में मेडिकल उसमें खर्चे ज़्यादा होंगे, आप दूसरा कोई जॉब नहीं ले पाएंगे, लिमिटेड जॉब ले पाएंगे क्योंकि लिमिटेड मोबिलिटी है, कुछ तो डिसेबिलिटी है आपको, तो उसको गवर्नमेंट कंपनसेट करती थी। अभी ये टैक्सेबल क्यों हुई है वो तो गवर्नमेंट बताएगी, लेकिन वो टैक्सेबल होना गलत है। लेकिन एनवायरनमेंट में खबर चल रही थी, एनवायरनमेंट में न्यूज़ चल रहे थे कि कुछ लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, तो उसको कुछ लोगों को सॉर्ट आउट करने के लिए, कुछ लोगों को फाइंड आउट करने के लिए, उनमें शायद गवर्नमेंट असफल रही तो उसने बोला कि मैं सबको टैक्स कर देती हूँ, सबको इंसेंटिवाइज कर देती हूँ, जो कि गलत है। कि अगर कोई 2-4 ब्लैक शीप हैं तो उनको आइडेंटिफाई करो, उनको सॉर्ट आउट करो, वही तो गवर्नमेंट का काम है, वही तो हायर एचेलॉन्स का काम होता है। ये थोड़ा ही ना जिसको बेचारे को जायज़ मिल रही थी उसको भी आप नुकसान करोगे, ये तो टोटली गलत है। सर, इसके जरिए गवर्नमेंट को कितना फायदा हो जाएगा? देखो, अगर एग्जैक्ट डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया या जो कि डाटा अवेलेबल है वो बोलता है कि तकरीबन 15% के करीब जो सोल्जर्स रिटायर होते हैं वो डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं। तो 15% लगाएं, और इसमें एक डाटा आया भी था, कैग का रिपोर्ट था ऑडिट का, तो उसने बोला था कि 5 साल के पीरियड में, दैट इज फ्रॉम 2016 to 2021, 59,000 के करीब जो सोल्जर्स और ऑफिसर्स रिटायर हुए थे जिनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता था। अभी इसको देखा जाए तो गवर्नमेंट को एट मैक्स 40-50 करोड़ का टैक्स में फ़ायदा हो सकता है, एट मैक्स, उतना भी शायद ना हो। लेकिन गवर्नमेंट इसमें जो है ना एक बेसिक्स में रोंग जा रही है, क्योंकि इसमें अगर मैं आर्म फोर्सेस में हूँ, मैं रिस्क की जॉब में हूँ, रिस्क लेता हूँ, बाय ऑर्डर लेता हूँ, एंड वो मेरा जो प्रोफाइल में लेता हूँ, अगर आप मुझे कंपेयर कर रहे हो सिविल जॉब से तो गलत है, क्योंकि सिविल जॉब में कहीं पे भी आप रिस्क नहीं लेते हो। रादर आपका काम होता है रिस्क जॉब में, तो आप उसमें छुट्टी भी ले सकते हो, आप मना भी कर सकते हो, इसमें छुट्टी नहीं ले सकते। लेकिन आर्म फोर्सेस वाला तो ऑर्डर का जो ऑर्डर आ गया उसको फॉलो करता है, ही डजंट केयर अबाउट हिज लाइफ, बिकॉज उसके लिए टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हमारे टास्क भी ऐसे होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के, कि अगर आप अपना प्रोटेक्शन देखने लग गए तो आपका टास्क पूरा नहीं होगा, तो ये गलत होगा। इसमें छोटे मोट 40-50 करोड़ अगर बच भी गए, पहले तो मुझे वो भी डाउट है कि उतना भी होगा कि नहीं होगा, है ना, तो उसमें कोई गवर्नमेंट का ऐसा तो है नहीं कि भाई उससे
प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। सर इससे टोटल कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? सिर्फ ऑफिसर्स को ही पड़ेगा या जवानों और जेसीओस को भी पड़ेगा? अपेरेंटली तो ये लग रहा है केवल इसमें ऑफिसर्स अफेक्टेड होंगे, क्योंकि उन्हीं का पेंशन जो है 12 लाख से ऊपर है, क्योंकि 12 लाख तक तो हमारा प्योर पेंशन टैक्सेबल है। तो अपेरेंटली तो वो लग रहा है कि केवल ऑफिसर अफेक्टेड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इस पे 2-3 ब्लॉग भी लिखे हैं, लोग पढ़ सकते हैं उसको। तो उसमें क्योंकि हमारे जेसीओस जवानों को जब वो रिटायर होते हैं, काफ़ी अर्ली स्टेज पे रिटायर होते हैं। मतलब जवान तो 35-40 साल में रिटायर हो जाते हैं, 15-16 साल सर्विस के बाद, और जेसीओस भी जनरली 50 तक रिटायर हो जाते हैं। तो 50 की उम्र में कोई घर जाके बैठता तो है नहीं। सभी जवानों के जेसीओस के पास भी अपनी खेती है, तो उसमें खेती में कुछ इनकम आएगी, और वो कुछ ना कुछ का, या तो सिक्योरिटी का या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब वहाँ जाके करते हैं। तो 40-50 हज़ार रुपये की जॉब तो उनको वहाँ भी मिल जाती है। जहाँ आपकी यहाँ की पेंशन अगर 50 हज़ार रुपये भी है, तो जो कि तकरीबन जवानों की भी है, और 4-5 लाख रुपए आपके जो खेती से आते हैं, और 4-5 लाख रुपए की आप कोई भी जॉब पिकअप कर रहे थे, तो अब 15-16 लाख की आपकी एनुअल इनकम हो जाती है। तो आप सभी टैक्स होंगे। अगर कोई आज टैक्स नहीं भी हो रहा है इस साल, तो 1-2 साल वेट कर लो, बाकी सब भी टैक्स होंगे। दूसरा है, अभी 8th पे कमीशन आने वाला है, उसमें अगर हमारी पे पेंशन एनहांस होंगी और डीए बढ़ेगा, 6% डीए तो इस साल भी बढ़ेगा, तो आपका सभी के सब टैक्स ब्रैकेट में आ जाएंगे और सबको इम्पैक्ट करेगा। तो इस भ्रम में ना रहें कि केवल सीनियर ऑफिसर्स को लग रहा है, ऑफिसर्स का लग रहा है, जिनको ज़्यादा मिलते हैं उनका लग रहा है। नहीं, ये सभी को लगेगा। क्योंकि हमारे जवानों को एक और भ्रम रहता है कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो टैक्स फ्री होती है। यस, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होती है, लेकिन जैसे ही आपके कोई या तो पे है, पेंशन है, उसके साथ में आपको एग्रीकल्चर इनकम होती है, तो उसमें वो पूरी टैक्स फ्री नहीं होती, उसमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है। तो आपकी जब 1-2 साल बाद आप पाएंगे कि आपको भी ये इस रूल से, जिसमें डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स हुई है, अगर आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, तो आप भी बच नहीं पाएंगे, इम्पैक्ट होंगे और बुरी तरह इम्पैक्ट होंगे। तो इस बात का संज्ञान लें, इस बात को समझे, और इस बात पे जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन बनता है, जिसको भी आपने रिप्रेजेंट करना है, टाइम से कर ले, क्योंकि अभी ये कंसिडरेशन में है, बाद में टू लेट हो जाएगा, और एक बार रूल चेंज हो गया उसके बाद मुश्किल हो जाता है। सर डिसेबिलिटी पेंशन किस किस कंडीशन में मिलता है? देखो, लाइफ के दौरान आपको चोट कई तरीके से लग सकती है। आप छुट्टी पे आए हुए हैं वहाँ, तब भी लग सकती है, आप ट्रैवल कर रहे हैं तब भी लग सकते हैं। तो ये हर केस में डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलता है। ये केवल उन केसेस में मिलता है, द केसेस विच आर एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कंडीशंस। उसका मतलब क्या है? ये आपको केवल सर्विस के टाइम आपको कोई ऑर्डर मिला कुछ काम करने का, उस काम करने के दौरान आपको चोट लगी, या उन हालातों में चोट लगी जो हालात आपके काबू से बाहर थे। क्योंकि आप अगर सियाचिन में पोस्टेड हैं, ठंड में खड़े हैं वहाँ पे, वो तो -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो उस टाइम पे कोई आप मर्जी से तो वहाँ गए नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सर्विस कंडीशंस वो हैं। वहाँ पे आपकी कोई बीमारी आपको हुई है, या वहाँ पे बीमारी का ओरिजिन है, या वहाँ पे आपको चोट लगी, या आप किसी ऑपरेशंस में जा रहे हैं, वहाँ पे आईडी ब्लास्ट हो गया, कुछ हो गया, तो उन कंडीशंस में ही मिलता है। लोगों को लगता है कि जवानों को घर बैठे भी कुछ हो जाए उस पर मिलता है। आंसर इज नो। ये स्ट्रिक्टली चेक होता है और मॉनिटर होता है, और उन्हीं कंडीशंस में मिलता है जो एट्रीब्यूटेबल है टू द मिलिट्री सर्विस और एग्रेवेटेड बाय द मिलिट्री सर्विस कंडीशंस। तो सबको नहीं मिलता है। सर डिसेबिलिटी पेंशन का क्लियर होने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है? क्या ये आसानी से मिल जाती है? आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। किसी को लगता हो तो लेके दिखाए, क्योंकि इसका प्रोसेस क्या है? पहले तो आपको कोई बीमारी हुई, या तो एक्सरे में आएगी अगर चोट है, या आपके लैब टेस्ट में आएगी, तो पहले उसमें आएगी। उसके बाद उसको कोई डॉक्टर देखेगा, आरएमओ देखेगा, या हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ देखेगा, फिर उसको डायग्नोस करेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा, आपके वेयर अबाउट करेगा कि भाई क्यों हुआ। जब वो फिर वहाँ पे बोर्ड होगा, पहले आपको इलाज करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बोर्ड होगा, बोर्ड आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये तो सीरियस इंजरी है। फिर आपकी यूनिट से पूछा जाएगा कि भाई ये कब हुआ, क्या ये एट्रीब्यूटेबल है, क्या ये सर्विस कंडीशंस में है, या इसने खुद ने चोट खाई है, तो वो आइडेंटिफाई होगा। तो एक यूनिट लेवल पे हुआ, एमएच लेवल पे हुआ, और उसके बाद में अगर आप रिटायर हो रहे हो, रिटायरमेंट का टाइम पास में है, तो आपका ये बोर्ड नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा,
वो जाएगा सब एरिया में। सब एरिया में फिर अगेन एक बोर्ड होगा, वो आइडेंटिफाई करेगा, 10 सवाल पूछेगा, एंड ये सारे एक्सपर्ट्स हैं बीच में। फिर उसके बाद में वो एरिया में जाएगा, उसके बाद कमांड में जाएगा, कमांड में ये 4-5 लेयर क्रॉस करने के बाद में आर्मी हेडक्वार्टर जाएगा पीएस सेक्शन में, और पीएस सेक्शन में वो सिविल डिपार्टमेंट में जाएगा, और वहाँ पे जाके वो अप्रूव होता है। तो ये 8-10 लेयर को क्रॉस करता है और 8-10 एक्सपर्ट को क्रॉस करता है। तो अगर किसी को लगता है कि आसानी से किसी का बेवकूफ़ बना के ले लिया जाता है, आंसर नो है, क्योंकि लैब रिपोर्ट, एक्सरेज तो दोबारा भी हो सकते हैं और एक बार में मिलता भी नहीं है। ओके। तो आपको रिगरस टेस्ट देने पड़ते हैं, प्रूव करना पड़ता है कि भाई किस कंडीशन में हो। मान लीजिए किसी का अगर बीपीटी के दौरान 9 फीट डिच में गिरते हुए हुआ है, तो उसका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि भाई उस दिन एक्चुअली बीपीटी में था, क्या उससे पहले तो चोट नहीं थी या उससे बाद में। तो इतना आसान नहीं होता है। या किसी ऑपरेशंस में हुआ है, आईडी में हुआ है, तो उसकी सेटअप होती है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन होता है, एंड प्रॉपर चेन ऑफ कमांड में जाता है, प्रॉपर एक्सपर्ट्स के थ्रू जाता है, और तब जाके डिसेबिलिटी मिलती है। आर्मी हेडक्वार्टर में अगेन एक बोर्ड होता है, तब आपको मिलती है। और ये प्लेस टू प्लेस चेंज भी हो जाती है। किसी ने अगर आरएमओ ने या डॉक्टर ने हॉस्पिटल में लिख के भेज दिया 50% है, तो वो ऊपर इतनी आसानी से एक्सेप्टेबल भी नहीं होता है। उनके अपने क्रॉस चेक करते हैं, वो अपने पैरामीटर्स होते हैं, तो बहुत मुश्किल से मिलता है, और केवल जेन्युइन केसेस में ये मिलता है। उसमें जब आपको मिलता भी है तो इवन एट द टॉप लेवल इट इज स्पेसिफाइड इन ए वे कि क्या फ्यूचर में, आज तो हम डिसेबल्ड हैं, क्या फ्यूचर में कंडीशन इंप्रूव हो सकती हैं। अगर कंडीशन इंप्रूव हो सकते हैं तो वो टेम्पररी हैं। अगर कंडीशन इंप्रूव नहीं हो सकती और इस डिसेबिलिटी की वजह से आपकी सिचुएशन और एग्रेवेट हो सकती है, तो तभी वो फॉर लाइफ मिलता है कि डिसेबिलिटी सो एंड सो % फॉर लाइफ। क्योंकि आज के दिन तो हो सकता है आपको चोट लगी हो, उसकी चोट की वजह से हो सकता है आपको आर्थराइटिस हो जाए बाद में, तो वो तो आज नहीं हो रहा, वो तो 50-60 की एज में जाके होगा। तो आपको ये डिसेबिलिटी पेंशन ये ऐसे ही कोई बोनस नहीं है या कोई फ्री का पैसा नहीं है, ये आपकी उस कंडीशंस की वजह से है जो आपके हालात अभी नाजुक हो गए हैं, जिस कमजोर हालात में आप आगे की ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि आप उतने एबल्ड नहीं है, उतनी आपकी क्षमता नहीं है, क्योंकि क्षमता थोड़ी तो क्षतिग्रस्त हुई है, उसको कंपनसेट करने के लिए ही ये मिला है। तो लोगों को लगता है ये फ्री के पैसे हैं। आंसर दिस नो, दिस नॉट फ्री का पैसा। क्योंकि जो डिसेबल्ड लोग तो चाहेंगे कि भाई कौन डिसेबल्ड होना चाहता है, और भाई ये पैसे भी ले लो, थोड़े से पैसे और ले लो, मुझे पूरा एबल कर दो, मुझे चलने फिरने लायक, और मुझे जैसा मैं फौज में गया था वैसा मुझे कर दो। ये भी ले लो, थोड़ा और भी ले लो, तो क्या कर पाएंगे? आंसर इज नो। उनको जेन्युइन जरूरत है, उसको कंपनसेट करने के लिए ये मिला है। और आज आप उसको टैक्स करना चाहते हो, उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तो सही नहीं। सर, जब सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट है तो मिसयूज के एलिगेशन क्यों लगते हैं? देखो, सिस्टम तो स्ट्रिक्ट है, लेकिन ब्लैक शीप तो सब जगह हो सकते हैं, है ना। और तो मुझे तो नहीं लगता ये सिस्टम मिसयूज हो रहा है, लेकिन हो रहा है, 1-2 केस में हुआ होगा, तो सीनियर लेवल पे हुआ होगा। तो उसका मतलब ये थोड़ा ही ना है कि जिसको जायज़ है, जिसको ये बनता है, उसका भी काट लो आप उनको आइडेंटिफाई करो। एंड इट्स नॉट टू डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑल्सो, क्योंकि लैब टेस्ट रिपोर्ट तो चेंज नहीं होंगी, आपके एक्ट से तो रिपोर्ट चेंज नहीं होंगी, आज भी हो सकते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको उनका स्पेसिमेन बनाना चाहिए, ना कि आप सबका ही काट लो, वो तो गलत है, टोटली गलत है। सर, गवर्नमेंट कहती है कि आप डिसेबिलिटी की वजह से इनवैलिडेट हो जाते हो तो आपको टैक्स फ्री मिलेगा, और अगर आप सर्विस कंटिन्यू करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर, इस पे आपकी क्या राय है? इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक यूनिट के ऑपरेशन में 2 जवान गए थे, वो जवान आईडी ब्लास्ट हुआ या वहाँ पे रोड एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से, ऑपरेशन की वजह से वो दोनों घायल हो गए, दोनों डिसेबल्ड हो गए। एक भूप सिंह था, एक नैन सिंह था, ठीक है, दोनों साथी थे, दोनों की सेम सर्विस थी। तो वो भूप सिंह जो डिसेबल्ड हुए, वो दोनों का इलाज चला हॉस्पिटल में। भूप सिंह जो है साल भर बाद वहाँ से इनवैलिडेट हो जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। और मान लीजिए उनकी 5 साल की सर्विस थी। और जो नैन सिंह है वो थोड़ा रिकवर कर जाते हैं, लेकिन वो डिसेबल्ड रहते हैं, और लिमिटेड डिसेबिलिटी के साथ वो आगे का सर्विस कंटिन्यू रहते हैं, और 10 साल के बाद में उनका वो भी रिटायर हो जाते हैं। अभी सेम कंडीशंस थे, तकरीबन सेम इंजरी थी, सेम हालात थे। तो भूप सिंह जो, क्योंकि वो इनवैलिडेट हो गए,
तो उनको तो वो टैक्स फ्री हो गया। हम्म, जो नैन सिंह थे वो कंटिन्यू रहे, अपनी डिसेबिलिटी के साथ चलते रहे, देश की सेवा करते रहे, उनको आप टैक्स कर रहे हो, तो कहाँ से बराबर हुआ, कहाँ से जायज हुआ? आंसर इज नो। बिल्कुल। अभी इसको और एक ऑफिसर के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ऑपरेशंस में ऑफिसर्स जाते हैं, जो मेन ऑपरेशंस में जाते हैं वो एक्चुअली यंग होते हैं, क्योंकि चोट तो यंग एज में ज़्यादा लगती है। तो जब ऑपरेशंस में, क्योंकि यंग सर ही होते हैं, सीओ के बाद तो ऑपरेशंस एक्चुअली फिजिकल ऑपरेशन नहीं होते, प्लानिंग वगैरह होती है। मान लीजिए कैप्टन श्याम सिंह थे और कैप्टन देवेंद्र थे, दोनों ऑपरेशंस में गए। अभी कैप्टन श्याम सिंह को चोट लगी और वो इनवैलिडेट हो गए। कैप्टन की आज के दिन अगर पेंशन निकालें तो उसकी बेसिक पेंशन बनेगी 40,000, प्लस उसमें आपने डिसेबिलिटी दे दिया और वो टैक्स फ्री हो गया, और लेकिन वो घर चला गया, घर में कुछ कर नहीं पाया। जो कैप्टन देवेंद्र था वो बेचारा डिसेबल्ड कंडीशंस के साथ ही वो चलता रहा, उसने कुछ प्रमोशन पाए कुछ नहीं पाए, वो डिफरेंट हालात है। मान लीजिए वो 45 साल में जाके बोलता है मैं पीएमआर ले लेता हूँ, तो उसने पे इंक्रीमेंट तो ले लिए क्योंकि उसने सर्विस करी, लेकिन जब वो रिटायर हुआ उसकी पे भी टैक्स लगेगा और जो डिसेबिलिटी है उस पे भी टैक्स लगेगा, तो दोनों की इन ए वे पेंशन इन हैंड तो बराबर आ गई। तो ये कहाँ से जायज हुआ? बिल्कुल। तो उसकी आपने सर्विस रिकॉग्नाइज ना करके उसको तो पेनलाइज कर दिया, गलत है। दूसरा बोला जा रहा है कि ये सिविल पार्लांस में तो टैक्सेबल होती है। भाई सिविल में जो जॉब होती है वो इतनी रिस्की नहीं होती। टेकिंग रिस्क टू योर लाइफ एंड लिम्स इज नॉट पार्ट ऑफ द मैंडेट। यहाँ पे तो जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, तो इक्वल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इट इज ए रिकॉग्निशन ऑफ योर सर्विस। यहाँ इन द आर्म्ड फोर्सेस इट इज द कंपनसेशन for the disabilities that have accrued due to the service conditions or attributable to service or aggravated by service. तो उस compensation को ही आप टैक्स कर रहे हो, गलत है। सर इसका मतलब ये ऑफिसर्स को नहीं बल्कि सबको ही इम्पैक्ट करेगा? बिल्कुल। आज जवानों को लग रहा होगा कि ये उनको इम्पैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन थोड़े दिन बाद आफ्टर 8th पे कमीशन और जैसे ही आप बाहर जाके डिसेबिलिटी पेंशन के साथ अगर कुछ और जॉब कर रहे हैं, घर में तो बैठेंगे नहीं 40-45 साल के, अब जैसे भी कुछ कोई भी जॉब पिकअप करेंगे तो आपको टैक्सेबल होगा। आज के दिन आप बच रहे होंगे क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी है, आप कैश में काम कर लेते हैं। हो सकता है 4-5 साल बाद हर कुछ सभी कुछ बैंक के थ्रू होगा। आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी बैंक के थ्रू होगी, आपकी पे भी बैंक के थ्रू होगी जो आपकी सेकेंडरी पे है, तो आप टैक्सेबल ब्रैकेट में आप सूनर नहीं लेटर आप भी जरूर आएंगे। तो इम्पैक्ट ये सबको करेगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है और बिग इम्पैक्ट। ये इम्पैक्ट आपकी पे को भी करेगा, सैलरी को भी करेगा, पेंशन को भी करेगा और आपके मोराल को भी करेगा और आपके मनोबल के लिए भी करेगा। सर इसका मतलब ये ऑफिसर्स पे नहीं, ये बाकियों पे सभी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल। सर इसका मतलब आने वाले दिनों में बाकी बेनिफिट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है? यस, हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको टेस्ट कर रही है, क्योंकि ये तो क्रिटिकल इशू है। अगर आज आपने आपके डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स किया है, कल हो सकता है जो आपको रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ जाए, उनको भी गवर्नमेंट रूल चेंज कर ले। तो ये तो एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट था जो हमारा गवर्नमेंट के साथ, उसी पे तो गए थे। तो सर्विस कंडीशंस में क्लियरली लिखा हुआ था कि भाई आपको कुछ हो जाए, आर्म फोर्सेस में क्या होता है कि नोबडी इज लेफ्ट बिहाइंड, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके साथ खड़े रहते हैं। तो इसमें तो आपको कुछ हो गया तो आपके साथ तो गवर्नमेंट है ही नहीं, क्योंकि इससे अच्छा तो मैं सेफली प्ले करता, उस ऑपरेशन में नहीं जाता या कुछ कह के साइड हो जाता। वो तो हालात हम नहीं चाहेंगे फौज में, क्योंकि फौज में ड्यूटी इज ड्यूटी। तो आप बोनाफाइड ड्यूटी कर रहे हो, बोनाफाइड ड्यूटीज में आपको ये डिसेबिलिटी हुई है और आज आपका साथ छोड़ा जा रहा है, ये तो गलत है। दूसरा, इसका आपको लग रहा है कि इसमें छोटे मोटा टैक्स लगेगा, नहीं। देखो, जब एक बंदा रिटायर होता है, रिटायरमेंट प्लानिंग करता है अपनी, तो उस बंदे ने अपने फ्यूचर में जो लाइफ के गोल्स हैं वो इस पेंशन को इंक्लूड करके ही तो किए। बिल्कुल। कि कल को उसके बच्चों की शादी करनी है, अपना घर बनाना है, घर के बाद उसने सरवाइव करना है, तो उसी हिसाब से किया था। अभी उसका तो पूरा फाइनेंशियल प्लान जो उसने बनाया था बेसिस दिस कि भैया मुझे डिसेबिलिटी पेंशन है और वो टैक्स फ्री है, उसके हिसाब से बनाया था। अभी क्या वो 60-70 की उम्र का हो गया है, क्या आप उसको बोलोगे कि भाई दोबारा नौकरी ढूंढ? अभी जो तेरी ब्रेड सो कॉल्ड ब्रेड बटर की आपको एश्योरिटी थी कि गवर्नमेंट से
पहली तारीख को पेंशन आ जाएगी और वो टैक्स फ्री होगी क्योंकि तो डिसेबल्ड है, तो क्या उसको बोलोगे कि अभी आप जाके दोबारा जॉब ढूंढो नहीं। या एक दूसरे के सहारे रहो? तो उसकी डिग्निटी के खिलाफ है ना, बिल्कुल। और ये कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। आपने अगर लगाना भी था तो फ्यूचर से लगाइए कि आपसे जो रिटायर होगा या अभी सर्विस कंडीशंस चेंज कर सकते हैं, रादर वो भी गलत है। सर्विस कंडीशंस तो एक्चुअली तब होती हैं जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, लेकिन आप बोलो कि नहीं, जो पिछले जिनको मिल रहा है उन पे तो लगाना तो टोटली गलत है। बिल्कुल। उनको क्या चाहते हैं आप, वो सड़क पे आ जाएंगे? लेकिन कर तो यही रहे हो, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल लाइक उनके पास सर्वाइवलिटी क्या रहेगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपकी 1 लाख रुपए की पेंशन है, उस पर आपको मान लीजिए 30,000 की डिसेबिलिटी मिल रही है, तो 1,30,000, मान लीजिए आपको कोई एग्रीकल्चर इनकम है या कोई और इनकम है या रेंटल इनकम है, वो मिला के तो आपकी अगर 20-22 लाख रुपए आपकी एनुअल पे, पेंशन और डिसेबिलिटी मिला के सब हो जाता है। आज के दिन तो पूरा टैक्स फ्री है, लेकिन इसके बाद वो टैक्सेबल होगा, तो टैक्सेबल में तो 4-5 लाख रुपए तो वैसे ही चले गए। तो इसका मतलब वो बेचारा 30-40 हजार रुपए पर मंथ लेस में सर्वाइव करेगा। हो सकता है वो किराया अफोर्ड ना कर पाए, हो सकता है मेडिकल चीजें ना अफोर्ड कर पाए, तो आप उसके हाथ में इन्हें कटोरा ही दे रहे हो, तो गलत है। एंड वो अपनी डिग्निटी के साथ में पूरी कंडीशंस को फुलफिल करके गया है, उसके हाथ से ब्रेड छीनना तो गलत बात है। अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई, आप अपने लोगों को अप्रोच नहीं किया, इसको रिकंसिडर नहीं कराया, तो कल आज आपका ये जा रहा है, कल को हो सकता है रिटायरमेंट के बाद में कैंटीन की क्या जरूरत है, तो कैंटीन बंद कर दो। रिटायरमेंट के बाद में आपको ABCD की क्या जरूरत है, वो बंद कर दो। ठीक है, तो अगर ये गया तो बाकी भी जाएगा धीरे धीरे। सर ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, अगर होने दिया तो ये तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। यस, बिल्कुल गलत है। आप जो इनवैलिडेट हो रहे हैं उनको आप बोल रहे हो टैक्स फ्री है, तो वो तो मीगर सी पेंशन पे इनवैलिडेट हो रहा है, और जो आपको सर्व कर रहा है, नेशन को सर्व कर रहा है, उसके बाद उसको आप टैक्स कर रहे हो, वो गलत है। क्योंकि एज के हिसाब से तो डिसेबिलिटी से परेशानियां बढ़ती हैं, घटती नहीं है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इनिशियली सेट होती हैं सर्विस कंडीशंस में, एंड एज यू एज वो हालात खराब होते चले जाते हैं। जहाँ तक मेडिकल रिटेंशन की बात है, हालांकि ECHS वगैरह हैं, लेकिन हर बीमारी में हर कोई तो ECHS में अप्रोचेबल भी नहीं है, क्योंकि एट टाइम्स इट इज 50-60 किलोमीटर्स अवे, एंड एज यू एज आफ्टर सुपरएनुएशन चीजें वर्सन ही होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। दूसरा है, इसमें आप जो एक एश्योरेंस मिला था एक सोल्जर को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसको आप ब्रेक कर रहे हो। यू आर ब्रेकिंग दैट एश्योरेंस, मीनिंग उसको बोला था आपने कि वो टैक्स फ्री पेंशन रहेगी उसकी, क्योंकि उसको डिसेबिलिटी मिल रही है, तो आप उसको अभी टैक्सेबल कर रहे हो। उसने बेचारे ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करी थी, रिटायरमेंट प्लानिंग करी थी, जस्ट बेसिस दैट पेपर जिसमें उसको टैक्स फ्री मिलता रहता, तो आप उसको बोल रहे हो आपका रिटायरमेंट के बाद की लाइफ का दोबारा प्लान कर, वो भी गलत है। तो इन ए वे, जो आज से 10-20 साल या 30 साल पहले रिटायर हो गए, यू वांट टू रीराइट देयर पेंशन ऑर्डर, you want to rewrite the rules for them, which is wrong, क्योंकि rules are decided before you get engaged, before you pick up the job or in the service, but retrospect में सबको लगाना टोटली गलत है। इस रूल के द्वारा जो गवर्नमेंट जो है लोगों को 2 चीज़ों में डिवाइड कर रही है कि आप डिसेबल्ड हो गए, इनवैलिडेट हो गए, तो आपको टैक्स फ्री है, लेकिन अगर डिसेबल्ड हो गए और आप सर्विस में कंटिन्यू हुए और उसके बाद PMR लिया या सुपरएनुएट हुए, तो आप टैक्सेबल हो गए। ये तो टोटली गलत है, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशन इज ए कंपनसेशन फॉर द डिसेबिलिटी दैट इंडिविजुअल हैज अक्रूड बिकॉज ऑफ द सर्विस कंडीशन, इट इज नॉट ए कंपनसेशन फॉर द टेन्योर। लेकिन गलत है, तो फौजियों को क्या करना चाहिए, अपने आवाज उठानी चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए, चाहे तो आवाज भी बढ़ाएं थोड़ी सी। हो सकता है इसमें सर्विंग वालों को लग रहा होगा तो वो तो इम्पैक्टेड नहीं है, नहीं, एक दिन तो आप भी रिटायर होंगे, और जो डिसेबल्ड हुए हैं वो भी तो आपके यूनिट के सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर जवान हैं या पूर्वज हैं, वो है तो वो भी आप ही के। तो सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अगर आज आवाज नहीं उठाई, ये गया, तो बी एश्योर्ड बाकी चीजें भी जाएंगी धीरे धीरे। आपकी कैंटीन फैसिलिटीज जा सकती हैं, आपकी कैंट फैसिलिटीज जा सकती हैं,
आपकी कल को किसने बोला है कि वो पे कम नहीं हो सकती, पेंशन भी कम हो सकती है, लेकिन ये टोटली गलत है। इसको ऐसे मॉनेटरी अलाउंस ना समझे, दिस इज कंपनसेशन फॉर समबडी हुज गॉट डिसेबल्ड, इट्स अ सीरियस कंडीशन। तो आवाज़ उठाएं, जो भी फॉर्मेट है उस तरीके से आप इसको आवाज़ उठाएंगे और तभी आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा ना रहे कि मैं इम्पेक्टेड नहीं हूँ, जवान इम्पेक्टेड नहीं है, वो गलत है। आज नहीं तो कल आप भी इम्पेक्टेड होंगे, बिल्कुल। क्योंकि जो टैक्स ब्रैकेट्स हैं, गवर्नमेंट टैक्स ब्रैकेट 10-12 साल में चेंज करती है, डीए तो हर साल बढ़ता है, तो आप भी टैक्सेबल उसमें आ जाएंगे। और आज आपकी हो सकता है लिमिटेड पे, पेंशन, डिसेबिलिटी के साथ आपका काम चल रहा है, इन्फ्लेशन तो बढ़ता रहेगा, चीज़ें बढ़ती रहेंगी, आज नहीं तो कल सभी इससे अफेक्टेड होंगे। एक्शन लीजिए, जो हो सकता है एक्शन लीजिए। इसी सब्जेक्ट पे मैंने 2-3 पोस्ट भी लिखे हैं। पोस्ट में जो व्यूज़ आए हैं वो आप पढ़ सकते हैं, लोगों के विचार क्या पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें भी मैंने देखा है कि जो फ्रेटर्निटी है वो भी डिवाइडेड है बिटवीन जिनको मिल रही है और जिनको नहीं मिल रही है। नहीं, देखो आज उनको ये मिल रहा है, आपको कुछ और मिल रहा है, तो वैसे डिवाइडेड ना रहे। आपके डिसेबल्ड है कोई तो उसको ही मिलना चाहिए, तो सपोर्ट करें, क्योंकि इसमें तो आप डिवाइड हो जाएंगे, अगली कोई कंडीशन आएगी उसमें फिर डिवाइड करो, तो डिवाइड एंड रूल चलता रहेगा। तो इकट्ठे होके अपनी आवाज़ उठाएं, इकट्ठे होके अपने केस को लड़ें। अभी जो करना है अभी करें, बाद में इट मे बी टू लेट, लेकिन ये टोटल गलत है। तो दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है कि डिसेबिलिटी पेंशन पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं? और सर, आप क्या कहना चाहोगे जाते जाते कुछ? देखो, ये गवर्नमेंट हमें डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स करना चाह रही है, ये गलत है। पहली बात तो इसमें कोई रेवेन्यू सेविंग भी नहीं होने वाला कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू इम्पैक्ट करे। आंसर इज नो। कुछ एक 2-4 करोड़ या 10-20 करोड़ रुपए का टैक्स बेनिफिट होगा, वो तो गवर्नमेंट के लिए मीगर है। इतना तो वो किसी भी इलेक्शन की रैली में भी खर्च कर देते हैं, इलेक्शन के वायदे तो छोड़ो। वन, दूसरा, एक ये बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। आज आपके डिसेबिलिटी पेंशन पे गाज गिरी है, कल को कुछ और हो सकता है। तो चौकस हो जाइए, एकत्रित हो जाइए और अपनी आवाज़ उठाइए। जिस तरीके से आप उठाना चाहते हैं वो उठाइए, जितना जल्दी एक्शन ले सकते हैं तो उतना बिल्कुल। बेटर। एंड ये कोई डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स फ्री इंडिया में ही नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है, और ये कई सौ साल का प्रेसिडेंस है, तब से मिलती आई है। अभी कट करना और रेट्रोस्पेक्टिव कट करना गलत है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं और उसका आंसर हम जरूर करेंगे। टिल देन, टेक केयर। जय हिंद।